नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फाउंडेशन बैच और उसके तहत जो अपना टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जी एसी थ्योरी। पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट समझा था प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली मैंने करवाई थी। वहां से एक और कम से कम एक बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आए हैं और इन फ्यूचर भी आएँगे। थोड़ा-सा कल की क्लास का हेवी कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसका क्विक रिवीजन लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लास की स्टार्टिंग में मैं जो रिवीजन कराता हूँ, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होता है, क्योंकि हमें पिछला जो भी होता है, वो मेमोराइज़ करके और उसको रिवाइज़ करना। और क्लास खत्म होने के बाद इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच में जो आपको वीडियो मिल रही है, उस वीडियो के बराबर में आपका पीडीएफ सेक्शन है। उसमें से पीडीएफ को डाउनलोड करके और आप भी क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवीजन कीजिए। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो बच्चे हरियाणा में एएलएम, एसए, जेईई, डब्ल्यूपीओ, टेक्नीशियन, है ना? जिन भर्ती जो बहुत ही लंबी चौड़ी आपकी प्लेलिस्ट है और उसमें सबसे बड़ी जो भर्ती है, वो आपकी इसी टेक्निकल सेक्शन में एएलएम और एसए की है। तो उन सब के लिए कंप्लीट और बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल चार्ज वाला एक बैच हमने बना रखा है और वो बैच आपको मिलेगा अपनी ऐप पे वीर कॉन्सेप्ट पे। जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल है ठीक उसी प्रकार से प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है। हमने ऑलरेडी यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर 5 से 6 चैप्टर उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनको करा रखा है। उनको देख के, इन क्लासों को देख के और ऐप पे भी जाओगे तो प्रत्येक फ़ोल्डर में जो भी चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। किसी बच्चे को ये रियलाइज़ ना हो कि हमें दिखाया कुछ और गया है और अंदर कुछ और दिया है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्ज में और बिल्कुल टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ कि सब कुछ ओपन है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। प्रत्येक चैप्टर को इस प्रकार से कराऊँगा कि क्लास में आपको याद होगा, बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो आईटीआई के हैं और बहुत लंबे समय से पढ़ाई से दूर भी हैं। तो उन बच्चों के लिए ये बैच बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। लगाइए, रिवीजन करते रहिए, सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए। ऐप पे ही आपको मॉक टेस्ट नज़र आएँगे, 50 मॉक टेस्ट है मात्र 99 रुपीज़ में। और इन मॉक टेस्ट की खास बात ये है कि इनमें टेक्निकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन तो कवर होंगे ही होंगे, साथ में आपको ये भी पता लगेगा कि भई लैंग्वेज किस प्रकार से आती है। टेक्निकल सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, नॉन टेक्निकल के जो 30 क्वेश्चन हैं, वो उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं आती, 30 गुना में 50 मतलब 1500 ही क्वेश्चन होंगे कवर। फिर इसके साथ मैंने नॉन टेक्निकल के हरियाणा जीके, इंडिया जीके और कंप्यूटर के कुल मिलाकर 4500 क्वेश्चन मैं इनके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और उस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जहाँ से अपने को फोकस करना था। ये है थोड़ा-सा हेवी कॉन्सेप्ट। इसके बाद आपका पीक फैक्टर, जिसे आप क्रस्ट फैक्टर कहते हो, और एक आपका फ़ॉर्म फैक्टर, रूप गुणांक, उस पे फ़ोकस करने के बाद फिर एक छोटी-सी डेफिनेशन मैंने पहले स्किप कर दी थी, तत्कालिक मान, यानी कि इंस्टैंटेनियस वैल्यू, उस पे हम फ़ोकस करेंगे। फिर कुछ 5 से 7 मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊँगा, फिर उसके बाद हम हल्के वाले सेशन में आ जाएँगे। तो मतलब जो हेवी हेवी पार्ट था ना, वो यही था। हेवी पार्ट था, वो यही था। अब यहाँ तक कवर हो गया तो इसका मतलब बाकी बची हुई 25% ऐसी थ्योरी में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो हमने देखा था कि धारा के अधिकतम मान को आईएम, उसी के सेंस में वोल्टेज के अधिकतम मान को वीएम कहते हैं। तो आई एवरेज को कैसे निकालते हैं? 2 बाई पाई, आईएम मतलब अधिकतम मान। 2 बाई पाई को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.637 इंटू आईएम। इस बात को थोड़ा सा शब्दों में लिखा जाए तो ऐसे बोला जाएगा, औसत मान या माध्य मान। औसत मान का अन्य नाम क्या है? माध्य मान है। वो किसके बराबर होता है? अधिकतम मान को किससे गुना कर देंगे? 0.637 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम की सेम बात वोल्टेज के सेंस में लिखी जाती है। पिछली क्लास में मैं सारा कुछ बता के ही आया हूँ आपको। वी एवरेज तो 2 बाई पाई, सेम का सेम है, बस आईएम की जगह वीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वीएम इंटू 0.637, इसको 3-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो यही बात रहेगी कि औसत मान क्या रहेगा? अधिकतम मान इंटू 0.637। एक और, इनके अलावा एक और जो ध्यान रखना था, वो ये है कि एवरेज कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं का जोड़ प्लस में कुल संख्याएं, तो उसके लिए हम समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब जोड़ना। तो 1/t, 0 से t लेकर आई टी इंटू डी टी, ये एक बार पेपर में आया है, इसको भी ध्यान दे लेंगे। फिर आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग माध्य, तो सबसे पहले हम माध्य, ये माध्य के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले ये वाला फॉर्मूला याद कराता हूँ, देखो आपको।
ये वाला आपको याद है, आई एवरेज 1/t 0 से t आई टी इंटू डी टी। तो हम क्या करेंगे, माध्य, तो वर्ग ये लिया हमने, वर्ग आई का, यहाँ था आई का स्क्वायर, वर्ग कर लिया। फिर माध्य, ये माध्य है, माध्य मतलब एवरेज निकालना, एवरेज निकालने के लिए समाकलन करते हैं। और फिर वर्ग, तो वर्ग माध्य मूल मान है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, निकाला कैसे जाता है वर्ग माध्य मूल मान, जिसे प्रभावी मान कहते हैं, वो होता है अधिकतम मान गुना में 0.707, वहां था 0.637, यह है 0.707। फॉर्मूला क्या बनेगा कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम बाई रूट टू, आर एम एस मतलब रूट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो रूट बाई डिवाइड किसे करेंगे, आई एम को रूट टू से डिवाइड करेंगे, सोल्व करेंगे तो 0.707 इंटू आई एम, और वोल्टेज के सेंस में 0.707 इंटू क्या हो जाएगा, वी एम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था शिखर मान, पीक फैक्टर, जिसे आप क्रस्ट फैक्टर, नाम बहुत खास है, पीक फैक्टर या फिर जिसे आप क्रस्ट फैक्टर कहते हो। तो ये क्या होता है, ये अनुपात होता है किसका, अच्छा पीक है, पीक कैसे आएगा, अधिकतम 100% को, ये वाला इसमें फोकस करेंगे, ये कभी नहीं भूलोगे आप। पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर कैसे आएगा, पीक मतलब ऊंचाई, तो 100% को आप किससे डिवाइड करोगे, 70.7% से डिवाइड करोगे, तो 100% क्या है, शिखर मान है, धारा के सेंस में Im और वोल्टेज के सेंस में Vm, और किससे डिवाइड करोगे, आरएमएस, आरएमएस मतलब 70.7, यानी कि पीक फैक्टर क्रस्ट फैक्टर होता है शिखर मान और प्रभावी मान का अनुपात, प्रभावी मान आपका आरएमएस ही होता है, Im बाई आई आरएमएस हो जाएगा, Im की जगह Im, आई आरएमएस की जगह Im बाई रूट टू, Im से Im कैंसिल, ये पलटा जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी रूट टू। तो एक तो ये डेफिनेशन और एक ये वैल्यू कि पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर रूट टू होता है, जिसकी वैल्यू रूट टू की वैल्यू सबको ही पता है 1.414 होती है। उसके बाद आया था जी आपका आकृति गुणांक, आकृति गुणांक मतलब आपका रूप गुणांक, रूप गुणांक मतलब फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर क्या होता है भाई, पीक तो है नहीं तो फॉर्म है, फॉर्म कैसे निकलेगी, आरएमएस को हम डिवाइड करेंगे किससे, एवरेज से, आरएमएस को डिवाइड करेंगे एवरेज से, तो यही डेफिनेशन बन जाएगी तरंग का आरएमएस मान, आरएमएस मान को प्रभावी मान भी कहते हैं, और तरंग के औसत मान, औसत मान मतलब माध्य मान से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या रहता है, इसको याद करेंगे, 70.7 को 63.7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कैसे किया जाएगा, आई एम बाई रूट टू होता है आपका आरएमएस, और ये होता है 2 आई एम बाई पाई, पूरा सोल्व किया तो ये आएगा पाई बाय 2 रूट टू, इसको याद रखेंगे जैसे पीछे याद किया था, ठीक उसी प्रकार से पाई बाय 2 रूट टू, और इसकी वैल्यू आएगी 1.11, यानी कि पीक फैक्टर या क्रस्ट फैक्टर होता है उसकी वैल्यू रूट टू होती है 1.414, और जो आपका इसके अलावा जो फॉर्म फैक्टर होता है, रूप गुणांक जो होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.11। उसके बाद जो मैंने टेबल दिखाई, उस टेबल में आपको मेनली जो फोकस, जो आपको याद है ऑलरेडी, वो सारा का सारा ये याद है आपको। आपको पता है कि आपकी कौन सी है, ज्यावक्रीय तरंग है। जो आपकी वैल्यू ज्यावक्रीय तरंग की होती है वो फुल वेव रिएक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रिएक्टिफायर की होती है, और ये बात मैं सारी बता चुका हूँ, आरएमएस बता चुका, आई एम बाई रूट टू यानी कि 0.707 इंटू आई एम, एवरेज बता चुका 2 आई एम बाई पाई, सोल्व किया तो 0.637 गुना में आई एम। पीक फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर होता है रूट टू मतलब 1.414, और फॉर्म फैक्टर कितना होता है, फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। ये जो वैल्यू है वो सारी की सारी आपकी फुल वेव रिएक्टिफायर की है। फिर मैंने बताया जो स्क्वायर है यानी कि आपका वर्गाकार है, उसमें कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि उसमें अधिकतम मान, आरएमएस मान और एवरेज मान तीनों बराबर होते हैं, अधिकतम मान, आरएमएस मान, एवरेज मान तीनों बराबर होते हैं। तो पीक फैक्टर कैसे निकलता है, अधिकतम को आरएमएस से डिवाइड करते हैं और सब बराबर है तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा फॉर्म फैक्टर कैसे निकलता है, आरएमएस को किससे डिवाइड करते हैं, एवरेज से, सब बराबर है तो ये भी कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि वर्गाकार तरंग पे फोकस किया तो हमने देखा, यानी कि वर्गाकार तरंग में आईएम, आरएमएस और एवरेज सब बराबर है, और पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों की वैल्यू 1 रहती है, दोनों की वैल्यू क्या रहती है, 1 ये आपको अच्छे से याद है। अब बच गया आपका हाफ वेव रिएक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टकारी, अर्ध तरंग दृष्टकारी, इसको आप याद रखेंगे फुल वेव रिएक्टिफायर से लिंक बनाकर, और फुल वेव रिएक्टिफायर को अलग से थोड़ी ना याद किया है, वो तो ज्यावक्रीय तरंग है, तो इसी के सेंस में हम बनाएंगे। सबसे पहले आरएमएस, वहां आई एम बाई रूट टू है तो यहाँ आई एम बाई टू है, आई एम बाई टू है, वहां फिर एवरेज में 2 आई एम बाई पाई है तो वहां आएगा, यहाँ आएगा 2 को हटाते चलेंगे, वहां से रूट टू को हटाया तो 2 आ गया, पर यहां से 2 को हटा देंगे, आई एम बाई क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, आई एम बाई पाई। फिर यहाँ फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर निकालेंगे, पहले पीक फैक्टर की बस वैल्यू याद रखो 2 आएगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ही पूछा जाता है, वैल्यू याद रखेंगे 2 आएगी, और फॉर्म फैक्टर आएगा 1.575, 1.575, इसमें बस ये दो ही वैल्यू याद रखनी है, दो ही वैल्यू पे फोकस करना है।
ये याद हो तो ठीक है, यानी कि आई आर एम एस आई एम बाई 2 और एवरेज आई एम बाई पाई, ये याद हो तो ठीक है, नहीं तो दो ही वैल्यू पे फोकस करना है और वो कौन सी है, पीक फैक्टर याद करो और फॉर्म फैक्टर याद करो। पीक फैक्टर 2 है और फॉर्म फैक्टर हमेशा कम होता है, तो कितना होगा 1.57, 1.57, 1.57। लास्ट बच गया जी आपका कौन सा, लास्ट बचा है जी आपका कौन सी तरंग है, लास्ट तरंग है जी आपकी आरिदन तरंग, सातुत तरंग। इसमें ये वाला जो होता है कौन सा, आरएमएस और एवरेज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये है 0.5, ये भी 0.5, वो है 0.57, ये है 0.5, याद कर सकते हो, और मल्टीप्लाई इनटू आईएम होता है, ये आप सबको पता होगा। अच्छा, इसके अंदर पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर आपको याद करना है, 1.7 है ना, 1.7, और ये √3 का मान होता है 1.732, और ये है जी आपका कितना 1.57, यानी कि ये जो दो वैल्यू है इस पे थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दे लेना, क्योंकि ये आपकी पेपर में पूछी गई है, हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन बाकी सारी आपको ऑलमोस्ट याद मिल जाएगी। बस ध्यान रखना कि सातुत आरिदंत में जो आपका एवरेज नहीं, यहां से पीक फैक्टर है वो ज्यादा होता है हमेशा फॉर्म फैक्टर से, तो वो रहेगा 1.7, और जो फॉर्म फैक्टर है वो रहेगा 1.1। तो यहां से इस पेज से आपका एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा, हल्के में मतलब, ठीक है। तो ये था पिछली क्लास का रिवीजन। अब इसके बाद मैं इसको पे फोकस नहीं करूंगा, अब जब भी अगली क्लास स्टार्ट होगी तो नई चीज को ही रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि इन बातों को मैं 3 से 4 बार आपको बता चुका हूं। अब देखेंगे भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी कि तक्षणिक मान, तक्षणिक मान में करने के बाद फिर वो जितनी भी डेफिनेशन थी वो सारी डेफिनेशन पूरी हो चुकी, फिर इनसे संबंधित हम 4 से 5 न्यूमेरिकल को भी ट्राई करेंगे। तक्षणिक मान क्या है, ये डायग्राम आपने कहाँ देखा है, ये डायग्राम देखा था आपने एवरेज निकालने के लिए, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN, और इन सबको जोड़कर n से डिवाइड करेंगे, फिर वहां से समाकलन का फॉर्मूला आ गया, यानी कि जो एवरेज निकाला था वो क्या आया था, आई एवरेज इज इक्वल टू 1/t समाकलन 0 से t IT इंटू dt, वहीं से देखा था ये हमने। तो ये तक्षणिक मान क्या है, तक्षणिक मान ऐसा मान होता है जहां मन, जब मन में आया, अरे भाई रीडिंग, जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई किसी कहीं जॉब कर रहे हो आप, ठीक है, और आपको एक काम दिया था कि प्रत्येक 10 मिनट के बाद आपको रीडिंग नोट करनी है, प्रत्येक 10 मिनट के बाद। तो भाई आप 10 मिनट से कर रहे थे, लेकिन अब सोच से आ गए आप, आपको नींद आ गई, नींद आ गई तो अरे भाई 10 मिनट से ऊपर हो गए, 15 मिनट आपने जाके नोट कर लिया, और 10 मिनट वाली जगह पे टाइम आपने रीडिंग भर दी, यानी कि जब क्षण विशेष पर आपने जो रीडिंग नोट की है वही आपका तत्सनिक मान होता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज की किसी क्षण पर, किसी क्षण पर जब आपका मन किया, क्षण पर मान उसका तक्षणिक मान कहलाता है। तो धारा का तक्षणिक मान आई किसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे धारा का तक्षणिक मान आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, प्लस में क्या आता है फाई, फाई क्या बताता है, एंगल को बताता है। तो ये है जी धारा का तक्षणिक मान, ये किसका है, ये धारा का तक्षणिक मान है, ये किसका है, ये धारा का तक्षणिक मान है। सर वोल्टेज का तक्षणिक मान क्या अलग हो जाएगा, भाई नहीं, धारा के तक्षणिक मान को हमने बता दिया, आई इज इक्वल टू आई एम, आई मतलब अधिकतम मान, अधिकतम मान उस धारा का जहां पर ले रहे हैं वही अपने लिए अधिकतम मान है। जैसे आपने यहाँ इस पे नोट किया है, ये I4 पे आपने नोट किया, तो यही धारा का अधिकतम मान उस दौरान आपका रहेगा। अब आपको नहीं पता कि ये साइनोसॉइडल वेव और आगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाएगी, आपने इस I4 पर, यहाँ पर आपने नोट कर लिया, इस I4 पे नोट किया, तो आपको लगा कि भाई यही अब तक की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इससे पीछे वाली थोड़ी है। फिर आगे बढ़े I5 I6 I6 पे आपने देखा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, अब आपका नहीं पता कि आगे चलकर वो कम होगी या ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये है किसी क्षण विशेष पर जो आपने नोट किया है वही आपका तक्षणिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कैसे निकाला जाएगा, धारा का आई एम साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा फाई, फाई क्या बताता है, एंगल को बताता है, क्या बताता है जी, एंगल। तो वोल्टेज का तक्षणिक मान क्या रहेगा, सेम का सेम रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है V के सेंस में बताते हैं वोल्टेज, धारा को I के सेंस में बताते हैं, वोल्टेज को V के सेंस में, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा, और प्लस में क्या आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में फाई हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस में क्या हो जाएगा जी, फाई हो जाएगा। प्रत्यावर्ती ज्यात तरंग में धारा या वोल्टेज का तक्षणिक मान 45 डिग्री पर आरएमएस मान के तुल्य होता है, जबकि 90 डिग्री पर शिखर मान के तुल्य होता है। वो कह रहा है कि जब 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री जब आप एंगल निकालोगे ना, ऐसे ऐसे एंगल निकालोगे, तो 45 डिग्री का एंगल कहां पर, आप बताओ, ये 90 डिग्री का एंगल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 90 डिग्री का एंगल पता है क्या तुमको, एक मिनट, 90 डिग्री का ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, बिल्कुल सही है सर। अच्छा बताओ 45 डिग्री का एंगल कैसे, 90 का 45 का कैसे बनाते थे,
यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे, ये बनेगा 45 का। तो ये कह रहा है कि जब ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो बताता है, क्योंकि अधिकतम मान ये है यहाँ, ठीक है। तो 45 डिग्री का एंगल क्या बताएगा, 45 डिग्री का एंगल बताएगा आरएमएस मान को, क्योंकि ये अधिकतम मान है, आईएम है, ये आरएमएस हो गया। और फिर कह रहा है कि 90 डिग्री अधिकतम मान को बताता है, 90 डिग्री मतलब ये देखो सीधी रेखा बन गई है, ये सीधी रेखा 90 डिग्री अधिकतम मान, और ये आरएमएस मान। थोड़ा सा और एंगल कम करेंगे, 37.5 डिग्री ऑलमोस्ट आपका किसको बताता है, 37.5 या 37.7% आपका किसको बताता है, वो बताता है जी एवरेज मान को। तो ये कोई खास है क्या, कोई खास नहीं है, बस ध्यान रखेंगे प्रत्यावर्ती ज्या तरंग में धारा या वोल्टेज का तक्षणिक मान 45 डिग्री पर आरएमएस, 45 डिग्री पर क्या बताता है, आरएमएस मान को, है ना, आरएमएस मान के तुल्य। और जबकि 90 डिग्री पर, जबकि 90 डिग्री पर शिखर मान के, 90 डिग्री के शिखर मान के तुल्य होता है। 90 डिग्री साफ साफ दिखाई दे रहा है, शिखर मान यहाँ होता है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू बिल्कुल सीधी होती है, तो सीधी होता है तो कितने डिग्री का एंगल है, 90। और आरएमएस में ऐसे जाएगा ये एंगल, यहां से एंगल देखेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 45। तो 45 डिग्री का एंगल है वो किसके तुल्य है, तो 45 डिग्री का एंगल है वो आपका तुल्य है जी किसके, वो तुल्य है जी आपके आरएमएस मान के। और 90 डिग्री का जो एंगल है वो किसके तुल्य है, वो है जी आपके शिखर मान के तुल्य। बताइए तक्षणिक मान क्लियर हुआ क्या, तक्षणिक मान वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब इससे संबंधित हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल बहुत ही आसान रहेंगे, बस आपको जो पीछे मैंने सिखाया वो आपको याद मिलना चाहिए। और पहले न्यूमेरिकल में मैं सारी चीजें आपके सामने रिपीट भी कर दूंगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमने देखा कि धारा के सेंस में आई एम, बताइए आई, सिंपल लिखते हैं तक्षणिक मान, आई बराबर क्या है, तो हम बोलेंगे सर आई एम साइन ओमेगा टी, और प्लस में क्या रहता है, प्लस में रहता है फाई, प्लस में क्या रहता है फाई, यही वैल्यू आपने देखी थी। अच्छा वोल्टेज के सेंस में क्या होगा, तो हम बोल देंगे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा सा आप बताइए मेरे को, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बताइए आई क्या है, तो आई है जी तक्षणिक मान, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, दोनों जगह एक ही मार्कर दिख रहा है, इधर से पलटा तो यही आया, इधर से पलटा। आप बताइए आई एम क्या है, तो हम कहेंगे अधिकतम मान। एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ तुमको ओमेगा दिख रहा होगा, ओमेगा क्या है उसके बारे में पता लग जाएगा, तो सारी बातें लिख देता हूँ। ये क्या है जी, अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, शिखर मान बोल सकते हैं इसको, अधिकतम मान बोलिए, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शिखर मान भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, शिखर मान भी बोला जा सकता है। आप बताइए ओमेगा क्या है, तो ओमेगा है जी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर। अब कहोगे ये क्या लफड़ा आ गया सर, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें जो न्यूमेरिकल मिलेगा वो आपका गलत नहीं होगा और बहुत ही सिंपल सा मिलेगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को कहा जाता है जी आपका क्या, कोणीय वेग। क्या बोलेंगे, कोणीय वेग, कोणीय वेग। अच्छा इस कोणीय वेग को किसमें मापते हैं, तो हम कहेंगे इस कोणीय वेग को हम मापते हैं रेडियन पर सेकेंड, रेडियन प्रति सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड में हम मापते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू। एंगुलर जो वेलोसिटी होता है वो होता है 2 पाई एफ, इसके बराबर होता है 2 पाई एफ। एफ पाई के मान को हमें बहुत ही कम चांस है कि रखना पड़े, पाई का मान बहुत ही कम चांस है कि हमें रखना पड़े। अगर रखना पड़े, बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अगर रखना पड़ेगा ना तो ज्यादातर पाई का मान हमें रखना पड़ेगा 3.14। क्या रखना पड़ेगा, 3.14, 3.14 ये रखेंगे, और नहीं तो दूसरा तो आपको पता ही है क्या रहता है 22/7। अच्छा एफ क्या है, एफ है इस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी, क्या है जी, एफ फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, और उसको हम किस में मापते हैं सर, उसको हम मापते हैं हर्ट्ज में। किसमें मापते हैं फ्रीक्वेंसी को, हर्ट्ज में मापते हैं, ठीक है। ये बातें सब आपको पता होगी। तो नई चीज क्या थी, अच्छा एक चीज और बच गया, फाई। फाई क्या है जी, फाई है जी यहाँ आपका फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज एंगल बोल लीजिए या फेज डिफरेंस, इसके बारे में आगे सब कुछ लिखा पड़ा है। अगला जो टॉपिक है ना वो यही है, अगला जो टॉपिक है वो यही है, देख लीजिए फेज। ये फेज के बारे में ही मेरे को बताना है, इन फेज क्या होगा, है ना, आउट फेज क्या होगा। फिर हम देखेंगे इसके बाद कि इन फेज और आउट फेज में 90 डिग्री और 180 डिग्री हो तो क्या है, फिर फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस, ये आ गया फेज डिफरेंस, और इसको क्या बताते हैं, पाई से डिनोट करते हैं।
तो फेज एंगल बोलो या फिर फेज डिफरेंस बोलो, क्या बोलो, फेज एंगल बोलो या फिर क्या बोलो, फेज डिफरेंस बोलो। तो हमने इसको फेज डिफरेंस ही लिख दिया एक बार, क्या लिख दिया, फेज डिफरेंस। बस ये तुम्हारे लिए नया है, बाकी ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, साइन टी ओमेगा टी प्लस में फाइव। तो आई एम क्या है, अधिकतम मान, शिखर मान बोलते हैं। डब्ल्यू क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, है ना, और रेडियन पर सेकंड में से मेजर करते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, ओमेगा की वैल्यू रहेगी आपकी 2 पाई एफ, क्या रहेगी जी, 2 पाई एफ। और 2 पाई एफ में पाई का मान हमें जो यूज करना है वो क्या यूज करना है, वो यूज करना है जी 3.14, क्या यूज करना है, 3.14। और एफ क्या है जी, एफ है फ्रीक्वेंसी, जिसे आप किस में मापते हो, आप मापते हो जी जिसको हर्ट्ज में। एक चीज बच गई, फाई, फाई क्या है जी, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस जो हम क्वेश्चन में देखेंगे। अब लेते हैं जी फर्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल रहेगा, मैंने पहले ही बता दिया, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो तुमको समझ में ना ही हो और ना आने के चांसेस मतलब 0% रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, बस तुमको ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनते चलना है, ठीक है। और कोई चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आएगा कैसे। वो कहेगा, जैसे इसने कोई एग्जांपल लिया, उसने कहा एग्जांपल के तौर पर, उसने बोला 50 साइन, 50 साइन, ठीक है, 150, 50 साइन 150 टी, बस ये दिया, इतना सही दिया है, ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दिया, बहुत ही सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। एक बार आपको ये पहला समझ में आ गया ना, तो फिर आगे चल के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 50 पाई टी पर, उसको आपको और अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछे, क्या पूछा है, वो हम कह रहे हैं, वो हमसे कह रहा है कि आई एम का मान बताओ, अधिकतम मान बताओ, है ना। अधिकतम के मान के बाद उससे छोटा कौन होता है, आरएमएस मान बताओ, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ, क्योंकि ये 100% होता है, ये 70.7% होता है। फिर कहेगा कि एवरेज बताओ, एवरेज मान कितना होता है, 63.7% होता है। फिर उसके बाद क्या पूछेगा, वो हमसे पूछेगा कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ, है ना, एंगुलर वेलोसिटी बताओ। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है, कोई बात नहीं। एंगुलर वेलोसिटी, ये 150 पाई टी को हटाता हूं मैं एक बार, क्योंकि तुमको एक सिंपल वे से स्टार्ट कर रहा हूं, या फिर रहने ही दो, अब लिख दिया है तो लिख दिया है, एंगुलर वेलोसिटी बताओ, और उसके बाद कहेगा फ्रीक्वेंसी बताओ। इतनी सारी चीजें पूछी है, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। तो है क्या, ये देख के ना बच्चा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या आया ये, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 0% दम है, 0% दम। आपको ये फॉर्मूला याद है तक्षणिक मान का, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में फाइव। इससे तुलना करते स्टार्ट करो, इससे तुलना स्टार्ट करो। आप सबसे पहले देखो कि ये आई एम आपको नजर आ रहा है, ये रहा, बिल्कुल। तो आई एम का मान कितना रहा, आई एम का मान रहा सर 50, आई एम का मान कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अधिकतम मान कितना है धारा का, 50 है, ठीक है। साइन की जगह साइन नजर आया। फिर आप देखिए, फिर आगे की बात को बाद में देखेंगे, जब अधिकतम मान आ गया अपने पास, जब किसका मान आ गया, अधिकतम मान आ गया, तो क्या तुम अब आरएमएस मान निकाल सकते हो क्या, बताइए, आरएमएस मान निकाल सकते हो। वैसे देखा जाए आरएमएस मान का जो फॉर्मूला है वो है जी ये वाला, क्या, आई एम को किससे डिवाइड करोगे, √2 से डिवाइड करोगे। पर एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला तुमको लिखने की जरूरत है यहाँ, बताइए क्या ये फॉर्मूला, क्योंकि मैं तुमको बिल्कुल व्यवहारिक होके बता रहा हूं कि भाई तुम पेपर में क्या गड़बड़ कर सकते हो, कैसे टाइम किल करोगे। अगर तुमने देखा है कि आरएमएस मान निकालना है, तो तुमने तो याद कर रखा है कि सर आई एम को √2 से डिवाइड कर दो, आई एम को किससे डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो, तो ये वाला तुम फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि आरएमएस में √2 आता है। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुमको ये वाला फॉर्मूले की जरूरत है क्या, सर ऐसे कैसे कर सकते हो, ये क्यों काटा, भाई इसके बाद तुमको एक बात और बताई थी मैंने कि आरएमएस मान निकालना है तो अधिकतम मान को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.707 से मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि पहले तुम आई एम का मान लिखोगे फिर √2 की वैल्यू पुट करोगे। अरे भाई इस √2 को हम ऑलरेडी, फिर सर ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि भाई ये पेपर में पूछा जाता है,
डायरेक्ट भी तो पूछा जाएगा ना। तो इसको सोल्व करके तो ये आया है, आई एम को 707 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.707। तो 50 गुना में क्या बोलेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे। करिए जरा, 5 का पाड़ा पढ़िए, 5 साता 35 और 5 साता 35, कितने अंक से पहले, ये एक जीरो से एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो 2 पॉइंट से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, ये आ गया जी 35 दशमलव, सॉरी 35 दशमलव कितना आ गया, 35 दशमलव आ गया जी 35, 35 दशमलव कितना, अरे हाँ, ये मैंने दूसरा ले, कितना आ जाएगा 35.35, कितना आ जाएगा जी 35.35, ये क्या आ जाएगा 35.35 नहीं बोलते, 35.35 बोलते हैं। अब बताइए तुमको पहला समझ में आया क्या, क्या तुमने एक चीज निकालनी सीख ली, कौन सी चीज निकालनी सीखी जरा बताइए, आरएमएस मान निकालना सीख लिया। अब दूसरा देखते हैं एवरेज मान। अब अधिकतम मान तो पता है, अगर तुमने पिछले वाले सेंस को बहुत अच्छे से सीखा हो तो तुमको अब ये लिखने की जरूरत नहीं, अब निकाल रहे हम एवरेज मान को। एवरेज मान में बताइए क्या तुम ये फॉर्मूला लिखोगे कि सर हम आई एम को, 2 आई एम को, क्योंकि एवरेज का तो फॉर्मूला है, 2 आई एम को किससे डिवाइड करोगे, पाई से डिवाइड करोगे। सच बताना क्या तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, सर लिखेंगे, इसके बिना तो सोल्व नहीं होगा। अरे भाई होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन था, इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन था वो क्या था, इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन था सर, 2 को जब पाई से डिवाइड किया तो अपनी वैल्यू आई, आई एम को मल्टीप्लाई करो 0.637 से, किससे मल्टीप्लाई करो, 0.637 से। तो सर ये वाला फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ तब यूज करना है जब आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछे कि बताइए एवरेज का निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है, तब आप बोलना 2 आई एम, 2 गुना में अधिकतम मान बटा में पाई, अदरवाइज ये फॉर्मूला लगाएंगे। लगा दीजिए फॉर्मूला, आई एम का मान कितना है, 50 है, बोलिए जरा आई एम का मान कितना है, 50, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 637 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 7 35, 5 3 15 और 3 18, है ना, 5 6 के 30 और 1 31, कितने से पहले, पहले एक जीरो, ये वाली जीरो है ना, इस पॉइंट को इधर खिसका देगी, फिर इधर खिसकाने के बाद 2 अंक से पहले पॉइंट बन जाएगा, तो यहाँ भी 2 अंक से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 31 दशमलव, बोलिए जरा 31 दशमलव, 31 दशमलव कितना बन गया, 31.85, 31.85। अब एक बार चेक करो, अधिकतम मान कितना है, 50, आप 50 का 70.7% निकालते तो 35.35 आता, आप 50 का 63.7% निकालते तो 31.85। आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको अधिकतम मान मिला 50, 50 का 70.7% निकाल, 50 का 70.7% निकाल लो तो भी ये आंसर आएगा, और 50 का आप 63.7% निकाल लो तो ये आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है, तो फिर सर आप मैथ वाले सेशन से जाके क्यों नहीं सोल्व करवा रहे, आप 70.7 और 63.7% ही निकाल लो और हमें सिखाओ, क्योंकि भाई ये फॉर्मूले भी तो बार बार रिपीट करने हैं ना, ये भी तो तुमको याद करवाने हैं, क्यों याद करवाने हैं, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, ये आ चुका, ये आ चुका, ये आ चुका, अब देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, फिर से तुलना करो साइन के साथ साइन और ओमेगा टी, ये रहा टी, यानी कि इस ओमेगा की वैल्यू, इस ओमेगा की वैल्यू अगर तुम देख पा रहे हो तो किसके बराबर है, 150 के बराबर है, क्योंकि हमने देखा साइन की जगह साइन है और टी है लास्ट में, तो बच गया कौन, 150 पाई, यानी कि इस ओमेगा की जो वैल्यू है, बहुत ध्यान पूर्वक देखेंगे, ओमेगा की जो वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 150 टी के बराबर है, 150, देखो ध्यान से, साइन की जगह साइन, ओमेगा टी, आप कहोगे सर फाई का है, फाई नहीं है तो गोली मारो इसे, आप बताओ ओमेगा टी 150 पाई टी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, 150 टी के बराबर है, 150 टी के बराबर है। अच्छा बराबर में ही मैंने पेज पे लिख रखा है, बराबर में ही आपके पेज पे लिख रखा है, लिखा पड़ा है अच्छे से, कि जो ओमेगा है वो किसके बराबर है, सर ओमेगा है वो बराबर है आपका किसके, 2 पाई एफ के, तो ओमेगा की जगह क्या रख दो, इस ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई एफ, और साथ में क्या रख दो, अरे टी नहीं लिखा था, 2 पाई एफ टी आएगा, ओमेगा का मान क्या रहेगा, ओमेगा का मान रहेगा जी 2 पाई एफ टी, ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ टी। अच्छा, इस टी को एक बार हटाना, टी की तुलना टी के साथ कर दो, ये टी दिखाई दिया तुमको, ये टी दिखाई दिया, बच गया क्या साइन, साइन ये रहा, तो ओमेगा का मान है 150, 150 पाई, टी रख दिया मैंने 150 पाई, ओमेगा का मान क्या है 150 पाई, समझे कि नहीं समझे, क्या गड़बड़ हुई पता लगा क्या, मैं भी आपके साथ ही खो गया, साइन साइन टी
टी, बीच में क्या बच गया ओमेगा, ओमेगा का मान क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट, ओमेगा का मान क्या आ जाएगा 150 पाई, 150 पाई। अब बताइए ओमेगा की जगह 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 पाई, 150 पाई, 3-4 न्यूमेरिकल कराऊंगा अच्छे से समझ में आएगा। आप बताइए पाई से पाई कैंसिल, बताइए जरा क्या इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या आ जाएगा 150 को किससे डिवाइड कर दो, 150 को डिवाइड कर दो 2 से, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 75 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 75 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं यानी कि 1 सेकंड में 75 सर्कल इस साइनोसॉइडल वेव ने पूरे किए हैं। अब बताइए तुमको इस न्यूमेरिकल में कोई दे, अब कहोगे सर इतना टाइम, पेपर में कोई इनमें से एक चीज पूछी जाएगी, आईएम देख के बता दो, बता, पेन उठाने की जरूरत नहीं। आईएम आ गया तो आरएमएस बता दो, आरएमएस आ गया, आईएम आ गया तो आरएमएस, और आईएम आ गया तो एवरेज बता दो। पेपर में पूछ लेगा एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ क्या होता है ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी का मान कितना आ जाएगा 150 पाई। फिर आपसे कहेगा कि पेपर में कि भाई फ्रीक्वेंसी बताओ, तो फ्रीक्वेंसी बता देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह एंगुलर वेलोसिटी की जगह 2 पाई एफ और तुलना करेंगे 150 पाई, पाई से पाई कैंसिल, फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगा 75। और इसमें कहीं फेज अंतर नहीं था, फेज एंगल था नहीं, तो उसकी वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू तभी निकलेगी जब गिवन हो। एक न्यूमेरिकल और लेते हैं इससे संबंधित, फिर थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं। देखते हैं जी क्या कुछ खास रहता है। दो न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। पहला देखिए, धारा के सेंस में देख लिया, अब वोल्टेज के सेंस में देख, इसके सेंस में देखते हैं जी वोल्टेज की तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद आपका कुछ नहीं है, निकालना क्या है, सारी चीज निकालनी है इसके, क्या क्या निकालना है जरा बताओ। सबसे पहले सर अधिकतम मान बताओ, सबसे पहले क्या बताओ, अधिकतम मान बताओ। अधिकतम मान के बाद सर क्या बताओ, आई आर एम एस बताओ, आर एम एस बताओ। सर आर एम एस के बाद आई एवरेज बताओ, है ना, वोल्टेज के सेंस में लिखने भाई, धारा नहीं, वोल्टेज के अधिकतम मान बताने पड़े, किसके बताने पड़ेंगे सर, सबसे पहले वोल्टेज का, धारा का फिर वोल्टेज का अधिकतम मान बताओ, ठीक है सर। वोल्टेज के अधिकतम मान के बाद सर हमें बताओ वोल्टेज का आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बताओ। सर वोल्टेज का एवरेज मान बताओ, औसत मान, माध्य मान, ये होता है शिखर मान, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद सर आप हमें बताइए क्या, आप हमें बताइए इसके बाद क्या पूछो बताइए, एंगुलर वेलोसिटी बताओ सर। एंगुलर वेलोसिटी बताने के बाद सर फ्रीक्वेंसी बताओ, और लगे हाथ इस क्वेश्चन में तो सर फेज डिफरेंस भी बता दो, क्या बता दो, फेज डिफरेंस। तो ये सारे क्वेश्चन सेम डिटो कॉपी, लेकिन इधर पूछेंगे धारा के सेंस। अच्छा इसमें आगे बढ़ने से पहले देखते ही बता दो अधिकतम मान कितना है। सर अधिकतम मान तो है सर 100, अधिकतम मान कितना है 100 है, कोई समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं है। तुलना करनी है, तुलना करने के लिए अधिकतम, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये है, क्योंकि हम अगर वोल्टेज के सेंस में लिखते हैं तो वोल्टेज के सेंस में जो अपना फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, वी टी, वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तक्षणिक मान, क्या बोला जाएगा, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, और फंक्शन किसके साथ, फंक्शन है प्लस में आपका फेज डिफरेंस, फेज एंगल। बस इसके साथ हमें क्या करनी है, इसके साथ हमें तुलना करनी है, कंपैरिजन करना, और सारी की सारी वैल्यू आपकी आ जाएगी। सबसे पहले हमने देखा किसका मान देखा, सबसे पहले हमने वीएम का मान देखा, अधिकतम मान कितना है 100, लिख चुके हम, अधिकतम मान लिख चुके, कितना है जी 100 है। उसके बाद देखते हैं जी वी आर एम एस, तो वी आर एम एस फॉर्मूला में फिर से लिखूंगा क्योंकि याद करवाना है। अधिकतम मान को किससे डिवाइड कर दोगे, √2 से कर दोगे, लेकिन करोगे क्या, नहीं करेंगे सर, क्यों, क्योंकि जब इसको सोल्व करते हैं सर, तो अधिकतम मान Vm को इसको सोल्व करने के बाद 1 में √2 को सोल्व करते हैं सर, तो अधिकतम मान को 0.707 से मल्टीप्लाई की जाती है, 0.707 से क्या की जाती है, मल्टीप्लाई। बताइए जरा अधिकतम मान बताइए कितना है सर, अधिकतम मान जो अपना है वो है सर क्या 100, कितना है जी 100, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 70.707 से, 707 को सोल्व करने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, 2 शिफ्ट इधर खिसक जाएगा, और वो 100 है तो इसका आरएमएस मान कितना होगा, 70.7 रहेगा, 70.7 रहेगा। और अगले के निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अधिकतम मान कितना है 100, तो एवरेज मान कितना होता है 63.7, लेकिन फॉर्मूला लिख रहे हैं ताकि आपको भाई रिवीजन के सेंस में कुछ सीखने को मिले। आप बताइए इसके बाद किसका मान निकाला जाएगा, इसके बाद निकाला जाएगा जी आपका मान, किसका, तो हम कहेंगे एवरेज का, तो वोल्टेज का एवरेज मान, वोल्टेज का एवरेज मान, फॉर्मूला लिख रहा हूं याद हो जाए ताकि,
2 VM को हम किससे डिवाइड करेंगे, पाई से डिवाइड करेंगे। तो ये यूज करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे सर। तो किसका यूज किया जाएगा सर, वी एवरेज, वी अधिकतम मान को एवरेज निकालने के लिए 637 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 637 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए अधिकतम मान कितना है सर, 100 है। इसे मल्टीप्लाई कर दो, 0.637 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 63.7 के बराबर आ जाएगा। और पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। आप बताओ इसमें कोई पेन उठाने की जरूरत है क्या, अधिकतम मान 100, आरएमएस मान 70.7, एवरेज मान 63, ये आया हुआ क्वेश्चन है, 63.7, समझ गए। अब इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद निकालना है हमें एंगुलर वेलोसिटी। तुलना करो, डब्ल्यू, ये साइन की जगह साइन, टी की जगह टी, तो बच गया डब्ल्यू। तो एंगुलर वेलोसिटी बताइए जरा, एंगुलर वेलोसिटी है सर आपकी कितनी, एंगुलर वेलोसिटी है जी आपकी 628, 628। अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो मान एंगुलर वेलोसिटी का निकालना था वो तो अपना आ चुका, अधिकतम मान आ चुका, आरएमएस आ चुका, एवरेज आ चुका और एंगुलर आ चुका। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप बताइए इस एंगुलर वेलोसिटी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी की जगह क्या रख सकता हूँ मेरे बंधु, मैं एंगुलर वेलोसिटी की जगह रख सकता हूँ आपका क्या, तो हम रखेंगे सर 2 पाई एफ। क्या रखेंगे, 2 पाई एफ रखेंगे। और किसके बराबर है, ये बराबर है जी 628, क्योंकि मैंने पिछले ही पेज पे बताया कि जो आपका ओमेगा है वो आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, कोणीय वेग होता है, जिसे रेडियन पर सेकंड में मापते हैं, और जिसकी वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर होती है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 2 पाई एफ रख दिया। और किसके बराबर है, 628। हमें फ्रीक्वेंसी का अगर मान निकालना हो, अगर फ्रीक्वेंसी का मान निकालना हो तो इस 628 के बटा में, 628 के बटा में क्या आ जाएगा, 628 के बटा में आ जाएगा सर पाई, 2 पाई, क्या आ जाएगा 2 पाई। तुमको यहाँ कम दिखाई देगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, पीडीएफ में बड़ा साफ साफ दिखाई देगा, समझा मैं देता हूँ इधर से। तो हमें फ्रीक्वेंसी का मान निकालना है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई कर रहा, आगे जाके डिवाइड करेगा। और मैंने तुमको एक बात कही थी कि ज्यादातर केस में पाई का जो मान है वो तुमको क्या रखना है, वो रखना है तुमको 3.14। क्या रखना है भाई, 3.14, 3.14। अच्छा 3.14 है, इसका दशमलव के बाद 2 पॉइंट आएंगे, तो क्या उसके बदलाव में मैं ऊपर 2 जीरो लगा लूं क्या। पाई का मान क्या यूज करेंगे, पाई का मान यूज करेंगे हम सर 3.14, 3.14, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो 2 पॉइंट, तो 2 जीरो ऊपर लगा दी। अब देखिए ध्यान से, क्या ये इसको पूर्णतः काट रहा है क्या, 314 का डबल, तीन तीन का डबल 6, 14 का डबल 28, और 2 से 2 कैंसिल। तो बताइए जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सर 100 हर्ट्ज। कितनी आ जाएगी, 100 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी का मान आ जाएगी। बताइए समझ में आया क्या। और पेपर में कोई एक चीज पूछी जाएगी, पेपर में सबकी सब चीज नहीं पूछी जाएगी, ये कहीं तुम सोचो कि भाई इतना लंबा न्यूमेरिकल आएगा क्या। मैं क्या कह रहा हूँ, पेपर में इनमें से कोई एक चीज पूछी जाएगी। तो कोई एक चीज पूछी जाएगी तो कोई संदेह तो आपको नहीं होना चाहिए। इनमें तो पेन उठाने, अब बताओ यहाँ पेन उठाने की जरूरत है क्या, आईएम 30%, आरएमएस इसका 70, यानी कि 70.7 से गुना कर दें, एवरेज 63.7 से गुना, समझे मेरी बात को, परसेंट निकालने के लिए या फिर पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी 157, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका फेज जो निकाला जाएगा वो पाई/4। अच्छा एक चीज बच गई सर, आपने अब तक आपका फेज नहीं बताया, लास्ट में आपने ये पूछा था फेज डिफरेंस क्या, भाई तुलना कर लीजिए, फेज डिफरेंस बताइए कितना है। फेज की जगह आप देखो, फेज की जगह आपको फेज ही नजर आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ सीक्वेंस डालता हूँ, यानी कि मैं पहले तो आपको मैंने बताया कि भी फेज की जगह फेज ही नजर आएगा, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे पाई, क्या लिख दिया पाई, मार्कर वही लिया जाए। क्या रखा मैंने, यहाँ रख दिया मैंने पाई। तो अब तुलना करो, आप इससे तुलना करो, अरे न्यूमेरिकल में उसमें चेंज कर रहा हूँ, देखो अब ये रहा फेज, फेज की जगह आपको दिखा क्या दिखाई दे रहा है, फेज की जगह सर आपको हमें पाई दिखाई दे रहा है। तो इस फेज का मान क्या आ जाएगा, इस फेज डिफरेंस का मान आ जाएगा जी आपका पाई, पाई रेडियन बोलो, या फिर पाई रेडियन की जगह हम क्या बोल सकते हैं, 180, 180 डिग्री का इनका अंतर है। और 180 डिग्री का जब अंतर होता है ना, थोड़ी देर के बाद पता चलेगा, 90 डिग्री का अंतर कुछ ऐसे चलेगा, 90 डिग्री का अंतर ऐसे रहेगा कि जो इसका अधिकतम होता है यहाँ से उसका मिनिमम स्टार्ट होता है।
अगले का अधिकतम होता है, वहां पर इसका मिनिमम होता है। ये 90 डिग्री का अंतर चलता है भाई, ये 90 डिग्री का अंतर चलता है, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री का नहीं, यहाँ तो फेज डिफरेंस 180 डिग्री का आया है। 90 डिग्री वाले को क्वाड्रेंट कहते हैं। 180 का डिफरेंस आता है ना, तो उसे एंटी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे एंटी चलेगा, ये 180 डिग्री के फेज डिफरेंस। अभी थोड़ी देर में तुमको पता लगेगा, फिलहाल तुमको तो फेज एंगल निकालना था। तो तुलना की फाई की जगह पाई, कोई एक चीज आएगी इनमें से। अधिकतम बोलेगा तो 100, आरएमएस बोले तो 100 को 70.70 से 707 से, आरएमएस बोले तो 0.637 से, एंगुलर बोले तो 628। फिर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मुश्किल नहीं है। अच्छा, फाई की जगह पाई, पाई बोलिए, या फिर पाई की जगह क्या मिलेगा, 180 डिग्री। क्या मिलेगा मेरे भाई, 180 डिग्री। क्या मिलेगा, 180 डिग्री। अब निकालते हैं नेक्स्ट वन। और इसमें हमें सारे की क्या किसके सेंस में निकालने हैं, धारा के सेंस में निकालने हैं। किसके सेंस में निकालने हैं भाई, धारा के सेंस में निकालने हैं। तो धारा के सेंस में भी निकाले जाएंगे, कोई मुश्किल थोड़ी ना हुआ, एक एक चीज निकाली जा सकती है। हेलो, हाँ थैंक यू मैम, मैं क्लास ले रहा हूँ मैडम एक बार। तो हम निकाल लेंगे भाई, बताइए निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है भाई, तुलना करने के लिए हमें फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम बोल लेंगे आई टी, टी का फंक्शन है। फॉर्मूला बताइए जरा, अधिकतम मान आई एम साइन, फिर क्या, ओमेगा टी, फिर क्या, फिर फाई, क्या रहेगा फाई, और बंद कर देंगे, और बंद कर देंगे। तुलना करनी स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम किसका जो जो मान निकालनी है, अब की बार मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिखता हुआ चलूंगा भाई। जो निकालना है उसकी वैल्यू लिखते चलते हैं। सबसे पहले बताइए अधिकतम मान कितना है। अधिकतम मान सर 30 है। अधिकतम मान कितना है, अधिकतम मान 30 है, ठीक है। अधिकतम मान 30 हो गया, ठीक है। आरएमएस बताइए, आर एम एस। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर दूं, बोलिए, क्योंकि अब तुमको याद हो गया। सर 30 को मल्टीप्लाई कर दो 0.707, पेपर में कोई एक आएगा तो हम कहाँ टाइम लगाएंगे। तीन का पढ़ा पढ़ो, 7 के 21, 7 के 21, ये वाला एक जीरो है, इस पॉइंट को इधर खिसकाएगा, दो से पहले पॉइंट तो दो से पहले। बोलिए कितनी देर लगेगी, कोई एक आएगा, और मैं कह रहा हूँ 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लगेगा। सर एवरेज बताइए, एवरेज बताइए। सर अधिकतम को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसे, 0.637 से। तीन का पढ़ा फिर से पढ़ेंगे, 3 7 21, कैरिया है 2, 3 3 और 2 11, कैरिया है 1, 6 18 और 1 19, कितने से पहले पॉइंट, दो से पहले पॉइंट। बताइए कितनी देर लगी, कोई एक आएगा पेपर में, कोई एक आएगा, मैंने पहले बता दिया। इसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके बाद बताएंगे सर हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तुलना कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी है सर 157, 157, ठीक है, ये निकल गया सर एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इस एंगुलर वेलोसिटी की जगह सर हम रखेंगे 2 पाई एफ, और किसके बराबर है, 157 के बराबर है, 157 के बराबर है। अब तुलना स्टार्ट, अब पहले लिख लेते हैं। एफ बराबर क्या रहेगा, 157, और बटा में क्या आ जाएगा, 2 पाई, क्या आएगा 2 पाई, पाई की जगह क्या 3.14 लिख दो, क्या एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ इसमें जानबूझ के, ताकि तुमको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो 157 को मल्टीप्लाई, ऊपर दो जीरो चली जाएगी क्योंकि कोई एक आएगा, मैंने पहले बता रखा है। पॉइंट हटाएंगे तो दो जीरो, और नीचे क्या आएगा सर, 2 गुना में 314। अब नहीं कटेगा सर, अरे कट रहा है। मैंने कहा कि ज्यादातर ये कटने वाला ही नंबर मिलेगा। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 11, फिर दो एकम दो और एक तीन, यानी किस पे कट गया, दो। 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे इस सारे को, 4 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 4 से काटा तो कितना आ जाएगा, 25, 25, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो निकल के आई, कितने निकल के आई, फ्रीक्वेंसी निकल के आई सर अपनी, बोलिए जरा, फ्रीक्वेंसी निकल के आई सर अपनी 25 चौका 100। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी है जी आपकी कितनी, काट दिया हमने, 4 से काटा, 2 दूनी 4, 25, यानी फ्रीक्वेंसी 25 चौका 100 नहीं, फ्रीक्वेंसी आई जी 25 हर्ट्ज। ये आपको पीडीएफ में बड़ा साफ साफ नजर आएगा, 25 फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 25 फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो कहेंगे 25। फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 25। कोई चीज बच गई क्या, हाँ सर एक चीज बच गई, क्या बच गई सर, एंगुलर वेलोसिटी।
क्या बच गई जी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हो चुकी सर, आपका बच गया फेज डिफरेंस। क्या बच गया? फेज। फेज की तुलना करो, फेज इज इक्वल टू क्या है? फेज इज इक्वल टू है, मार्कर और लेता हूँ, फेज इज इक्वल टू है सर पाई बाई फोर, पाई बाई फोर। या तो फेज का मान सर पाई बाई फोर बोलो, पाई बाई फोर बोलो, या फिर पाई की जगह क्या रखेंगे सर? पाई की जगह रखो आप 180, और 180 को किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करना स्टार्ट करो, 4 चौके 16, कितना बचा? 2, है ना? 4 चौके 16 और 4 पंजा 20, यानी कि कितने का अंतर होगा? 45 का। ये पाई बाई 4 भी आपको बोल सकता है, या फिर आपको 45 भी आपको ऑप्शन। यहाँ क्या था? यहाँ मैंने भी यही बताया था, पाई भी बोल सकता है या फिर 180 भी। अब बताइए, तुम्हारा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सच बताना, क्या तुम्हारा कोई डाउट बचेगा क्या? मेरे ख्याल से तो बच। कर लोगे? कर लेंगे नहीं सर, उड़ा देंगे। टाइम लग रहा है? अरे कोई एक चीज पूछी जाएगी, आईएम पूछ लेगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, आईएम देके आपको अधिकतम एवरेज सब कुछ पूछ सकता है। और जरूरी नहीं है कि वो ये भी कह देगा कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 50 है, तो आरएमएस बताओ तो 50 को 0.707, औसत बताओ तो 50 को 0.637 है। कुछ दब, कुछ भी दब। अब देखते हैं जी नेक्स्ट, एक फेज डिफरेंस मेरे को बताना है, तो उसके लिए पहले मेरे को कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये समझ में आ गया अच्छे से? कोई कोई समस्या है इसमें? तक्षणिक मान आपका क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और उसकी तरफ चलते हैं, और वो है जी आपका क्या? फेज। फेज, इन फेज, आउट फेज, और फिर आपका देखेंगे कि इन फेज और आउट फेज से क्या एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि जब इतना हैवी कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है तो इसमें तो क्या दम है ना? आप पहाड़ को ही पार कर दिया है तो ये छोटी छोटी चोटियां तुम्हारे लिए क्या मायने रखती? फेज, फेज क्या है? फेज आपको पता होगा कि जब हम ऐसी वेव में देखते हैं तो धारा और वोल्टेज, दो हम धारा को कंपेरेटिवली दौड़ाएंगे। अगर धारा को सिंपल बताया जाए कि भाई ये धारा जा रही है, तो क्या पता लगेगा कौन आगे कौन पीछे? अगर सिर्फ मैं कहूं कि ये धारा नहीं, ये वोल्टेज जा रहा है, तो क्या पता लगेगा? लेकिन एक बार हमने धारा छोड़ दी और साथ ही हमने वोल्टेज को छोड़ दिया, तो अब चेक किया जाएगा और धारा के बीच, वोल्टेज के बीच में कौन आगे पीछे, लेगिंग और लीडिंग कर रहा है। वहीं से आपका फेज का कॉन्सेप्ट निकलता है। बहुत ही सिंपल से पढ़ के देखिए। दो ऐसी राशियां, दो का मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि मध्य के सापेक्ष स्थिति फेज कहलाती है। दो ऐसी राशियां हो, दो ऐसी राशियों में क्या होगा? एक तो आपकी धारा होगी, दूसरा आपका वोल्टेज होगा। एक धारा होगी, दूसरा आपका वोल्टेज होता। यही तो दो राशियां है इसी के अंदर। प्रत्यावर्ती धारा डीसी होती तो कोई भी लफड़ा ही नहीं था, डीसी होती तो क्या लफड़ा होता, क्योंकि वहां तो कोई वेरिएशन होता ही नहीं फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो दो ऐसी राशियों के मध्य, मध्य मतलब बीच में, सापेक्ष स्थिति, इनके दोनों के बीच में सापेक्ष स्थिति देखी जाए। यहाँ आ जाइए आप, यहाँ से भी शो कर सकते थे लेकिन यहाँ शो कर रखा है। मान लेते हैं कि भी ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है? ये आपका वोल्टेज है, ये आपकी क्या है? धारा है। अभी तक कोई मेंशन नहीं किया, वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पर दोनों, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम धनात्मक आयाम, अधिकतम धनात्मक आयाम, ये इसका धनात्मक आयाम है। लेकिन यहां हमने देखा कि ये इसका वोल्टेज का न्यूनतम क्या है? न्यूनतम, न्यूनतम आयाम है। ये क्या है चीज का? न्यूनतम आयाम है। यहां भी हम देखते हैं कि इस धारा का, ये वाला कौन सा है? ये वोल्टेज का न्यूनतम आयाम, और ये धारा का न्यूनतम आयाम। जब इन दोनों ने अपनी मिनिमम स्थिति पर आए, दोनों अपनी मिनिमम स्थिति पे आए, है ना? इसने अपना आधा सर्कल पूरा किया, यानी कि ये 180 डिग्री, इसने भी आपका आधा सर्कल पूरा किया, ये भी 180। दोनों जब मिनिमम स्थिति पर आए तो इन दोनों के बीच में कुछ अंतर नजर आया, वही अंतर आपका क्या कहलाता है? फेज कहलाता है, जिसे फाई से डिनोट करते हैं, जिसे आप फाई से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं भाई आपका फेज डिफरेंस। जिसे आप किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? आप फाई से डिनोट करते हैं। बोलो समझ में आया क्या? तो दो ऐसी राशियां, ऐसी मतलब प्रत्यावर्त, ऐसी नहीं ऐसी तैसी वाला, वो ऐसी नहीं है ये, ऐसी मतलब अल्टरनेटिव राशियां, वोल्टेज और धारा के बीच सापेक्ष इनकी तुलना करते हैं, तो भाई आपका फेज कहलाता है। फेज सामान्यतः धारा और वोल्टेज के मध्य के तुलना को दर्शाता है, तुलना को दर्शाएंगे। तो एक पहले एक पिक्चर, फिर इनको डिटेल से। ये इन फेज है, ये आउट फेज है। अब आप कहोगे सर कैसे पहचाने कोई इन फेज और कोई आउट फेज हो? जब दोनों एक साथ एक ही एंगल से अधिकतम मान पर एक साथ पहुंचे और न्यूनतम मान पर भी एक साथ पहुंचे, तो वो इन फेज कहलाता है। आप बताओ नेगेटिव सेंस में इसका
देखो एक बिल्कुल सीधी रेखा लेंगे, नेगेटिव सेंस में इसका आयाम और इस दोनों का आयाम क्या बताइए एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा क्या? मिनिमम मैक्सिमम नेगेटिव आयाम। आप बताइए मैक्सिमम पॉजिटिव आयाम क्या दोनों का एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल। फिर मैक्सिमम नेगेटिव आयाम, मैक्सिमम अधिकतम ऋणात्मक आयाम, यह है मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, दोनों का एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? एक तो ये पहचान है। दूसरी बात, इन फेज की एक पहचान और भी है, दोनों धारा और वोल्टेज दोनों का मान मिनिमम न्यूनतम आयाम पर होना चाहिए, एक साथ न्यूनतम आयाम पर, 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 एक साथ न्यूनतम। फिर सर ये दोनों वेव फॉर्म अलग अलग क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस कि भाई यहाँ ये स्लो फास्ट चल सकते हैं, कोई जल्दी जा रहा हो, कोई स्लो जा रहा हो। जल्दी जा रहा है तो वो अपने ज्यादा आयाम तक नहीं जाएगा, वो जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करेगा। और अगर किसी की फ्रीक्वेंसी में है ना ज्यादा है तो वो ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है धारा और वोल्टेज की, लेकिन अगर इन फेज होंगे तो अधिकतम और न्यूनतम दोनों एक साथ होंगे, यही इनके आगे चलकर डेफिनेशन बनेगी। अब यहाँ आ जाओ तुम, आउट फेज की तरफ फोकस करो। आउट फेज में आपने देखा कि जहां भी आपको अधिकतम, इसका अधिकतम यहां से नहीं, यहां से देखो, बताइए इस ये मान लेते हैं ये वोल्टेज है, ये रेड जो ऑरेंज कलर का दिखाई रेड है, और ये आपकी धारा, ये आपका वोल्टेज, ये धारा। आप बताइए जो आपका वोल्टेज, इसका वोल्टेज कहाँ अधिकतम हो रहा है? इसका वोल्टेज यहाँ अधिकतम, जबकि इसका वोल्टेज अधिकतम यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ठीक है? इसका जब अधिकतम हो रहा है वो यहाँ हो रहा है, इसका जो हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? कहने का मतलब ये है कि भी दोनों का एक साथ अधिकतम, मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड दोनों का एक साथ नहीं हो रहा। दूसरी बात, दोनों एक साथ जीरो पर नहीं आ रही, दोनों मिनिमम पर एक साथ नहीं आ रही, इनके बीच में अंतर है, और वही क्या कहलाता है? वही आपका आउट फेज कहलाता है, वही आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। दोनों एक साथ जीरो पर नहीं आ रही, दोनों एक साथ जीरो पर नहीं आ रहे, दोनों एक साथ आपके जीरो पर नहीं आ रहे, दोनों एक साथ जीरो पर नहीं आ रहे। अच्छा, ये है ना जो आउट फेज है, ये 90 डिग्री आउट फेज है, पता लगा तुमको? 90 डिग्री आउट फेज कैसे है सर? आगे चलकर सारा कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन मैं यहां से ही आपकी कहानी क्लियर करना चाहता हूँ। जब इसका जीरो है तो इसका अधिकतम है, जब इसका जीरो है तो इसका अधिकतम है, इसका जब जीरो है धारा का तो वोल्टेज का अधिकतम है, वोल्टेज का जब अधिकतम है, सॉरी वोल्टेज का जब जीरो है तो धारा का अधिकतम है, यानी कि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री आउट फेज, कोई 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हमने निकाले थे थोड़ी देर पहले, निकाला था ना एक 45 डिग्री, ये पड़ा पेज पे लिखा पड़ा 45 डिग्री आउट ऑफ फेज है, यानी कि फेज डिफरेंस 45 डिग्री का है। तो फेज डिफरेंस 45 डिग्री का, 60 का, 90 का, 90 डिग्री का जब होता है ना तो एक का अधिकतम दूसरे का न्यूनतम, 90 मतलब दोनों एक दूसरे के है ना रिवर्स मोड में चलते हैं। और एक होता है बिल्कुल आउट ऑफ फेज, बिल्कुल आउट ऑफ फेज होगा तो ऐसे, जैसे एक धारा तो ये हो गई, पहले थोड़ा साफ कर लेता हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ फेज चलेगा ना तो एक धारा तो जैसे ये होगी, ये जिस पे मैंने मार्कर घुमाया बिल्कुल आउट ऑफ फेज चलेगा, एंटी फेज चलेगा, तो भाई दूसरी धारा ऐसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, वो जाएगा एंटी फेज, वो क्या कहलाएगा? एंटी फेज कहलाएगा। वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो समझ गए आप क्या क्या चीज समझे? सर फेज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? धारा, और इन फेज होगा तो सर कोई डिफरेंस नहीं, इन फेज होगा तो सर कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक साथ अधिकतम पर पहुंचेंगे, दोनों एक साथ न्यूनतम पर। और सर आउट फेज होगा तो ना तो एक साथ अधिकतम एंगल पे पहुंचेंगे, ना ही एक साथ न्यूनतम पर। अब पढ़ लेते हैं इन फेज, अब बस जस्ट पढ़ के और आगे बढ़ जाना है, एक सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा और वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय अपने अपने शिखर मान पर पहुंचे तो वह इन फेज कहलाता है। एक ही समय वो अपने शिखर मान पर पहुंचे, एक ही समय, मान लेते हैं कि शिखर मान क्या है? पाई/2, तो एक ही समय ये मान लेते हैं, ये वाला है वोल्टेज है, ये वाला नीचे वाला करंट धारा है, तो दोनों के दोनों अधिकतम, वोल्टेज का अधिकतम ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ब्लैक मार्कर, वोल्टेज का अधिकतम ये वाला पॉइंट हो गया, धारा का अधिकतम ये वाला पॉइंट हो गया, और दोनों एक साथ किस पे पहुंचे हैं? पाई/2, यानी कि 90 डिग्री पर दोनों एक साथ अपने अधिकतम मान पर पहुंचे, और दोनों एक साथ अपने न्यूनतम मान पे पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं? 180। दोनों एक साथ अपने अधिकतम मान पर, नेगेटिव सेंस में ये क्या है? धनात्मक, धनात्मक मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। ये वाला क्या है? यहाँ हमने देखा दोनों जीरो हो गई। ये वाला क्या है? नेगेटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, मैक्सिमम है और एम्पलीट्यूड है, तो ये वाला किसकी लाइन है? ये वाली करंट, ये करंट का
नेगेटिव अधिकतम है, ये वोल्टेज का नेगेटिव अधिकतम है और किस पे पहुंचे हैं दोनों के दोनों एक साथ 270 पर, और 360 पर जाकर फिर से एक साथ दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 2 पाई यानी कि 360 पर दोनों के दोनों एक साथ फिर से क्या हो गए 0 पर। तो यही बात यहाँ दे रखी है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे विद्युत धारा तथा वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई एक ही समय अपने शिखर मान पर पहुंचे, बढ़ती और घटती एक ही साथ अपने शिखर मान पर पहुंचे और न्यूनतम मान पर पहुंचे, तो आपकी इन फेज कहलाती है। इन फेज प्रत्यावर्ती राशियों के मध्य विद्युतीय कोण शून्य होता है। विद्युतीय कोण क्या होगा भाई, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि इनके बीच में यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हमें डिफरेंस है ना वो आपके टाइम के सापेक्ष देखना होता है। आप बताओ यहाँ फेज डिफरेंस कहाँ बताया, यहाँ ऊपर की तरफ नहीं बताया, यहाँ बताया टाइम के सापेक्ष, या एंगल जो बनता है ना उसके सापेक्ष बताया है ना, इसके सापेक्ष देखना होता है। तो यहाँ तो दोनों एक साथ 0 पर, इसका मतलब 0 है। वोल्टेज तथा विद्युत धारा के शिखर मान पृथक पृथक है, परंतु दोनों के फेज है, दोनों इन फेज है और दोनों की आवृत्ति भी एक ही है। आप बताइए, इसने बोला कि भाई इन वोल्टेज और धारा का शिखर मान पृथक पृथक है। वोल्टेज का शिखर मान ये है, धारा का शिखर मान ये है, लेकिन लेकिन अच्छा मैंने थोड़ा सा एक पीछे गलत बता दिया आपको, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं है, फ्रीक्वेंसी इनकी सेम है, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। मैंने शायद ऐसे बोल दिया था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, नहीं, ये इन फेज होंगे तो दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, फ्रीक्वेंसी एक होगी तभी तो इन फेज आएंगे ना। दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है, यहां मैं लिख देता हूं, यहाँ क्या है फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी सेम मिलेगी, लेकिन इनका दोनों का एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, वो क्या मिलेगा डिफरेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा डिफरेंट मिलेगा। ये शायद थोड़ा सा मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है। क्यों है, क्योंकि भाई एम्पलीट्यूड अलग अलग है, ये इतना सा है, ये इतना ज्यादा, ये इतना ज्यादा, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी लेकिन आपका क्या मिलेगा एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड देखो वोल्टेज का ज्यादा है, आयाम मतलब इसका कम है, नेगेटिव सेंस में भी करंट का कम है और वोल्टेज का ज्यादा है। तो हमने देखा फ्रीक्वेंसी तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी वो क्या कहलाएगी, तभी वो आपकी इन फेज कहलाएगी। तो क्या बोला है कि वोल्टेज और विद्युत धारा के शिखर मान पृथक पृथक है क्योंकि दोनों का आयाम अलग है, परंतु दोनों इन फेज है और दोनों की आवृत्ति भी क्या मिलेगी, दोनों की आवृत्ति भी आपकी सेम मिलेगी। यानी इन फेज की कंडीशन क्या हो गई, इन फेज की कंडीशन ये हो गई कि भाई मैक्सिमम अधिकतम पर जाए एक साथ, न्यूनतम भी अधिकतम पर आए, यानी कि जहां पर फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो वही आपका क्या कहलाता है इन फेज कहलाता है। फ्रीक्वेंसी तो क्या चाहिए सेम चाहिए, जबकि आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड इन दोनों वोल्टेज और करंट का क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो क्या कहलाएंगे इन फेज कहलाएंगे। क्लियर भाई। आउट फेज के बारे में देख लीजिए, आउट फेज में क्या बोला है, आउट फेज में बोला है कि जब दो प्रत्यावर्ती राशियां जैसे जैसे आपकी विद्युत धारा और आपका क्या है वोल्टेज साथ साथ बढ़ती घटती हुई कुछ अंशों के साथ, कुछ अंश मतलब कुछ डिफरेंस के साथ के अंतर पर, है ना, अंतर पर अपने शिखर मान पर पहुंचती है तो वे आउट फेज कहलाती है, कुछ डिफरेंस मान के साथ। अब आप दिखाओ, आप देखो अपने शिखर मान पर, आप बताइए कि ये वाली इस एंगल पर पहुंची है यहाँ, ये वाली इस एंगल पर अपने अधिकतम पर पहुंची है, समझ गए मेरी बात को। तो अपने शिखर मान पर या फिर अपने न्यूनतम मान पर, ये वाले न्यूनतम मान पर यहाँ पर पहुंचेगी और ये वाले न्यूनतम मान पर यहाँ पर पहुंचेगी, और ये देखो बिल्कुल इसके अधिकतम पर। और पता है क्या है ये आउट फेज 90 डिग्री है, आउट फेज 90 डिग्री है, क्योंकि एक का अधिकतम तो दूसरे का न्यूनतम, इस दूसरे का न्यूनतम मान लेते हैं ये वोल्टेज है और ये आपकी धारा है, वोल्टेज का अधिकतम धारा का न्यूनतम है, फिर आपने देखा कि वोल्टेज का न्यूनतम धारा का अधिकतम हो जाता है, तो आउट फेज भी कौन सा है, आउट फेज भी ये 90 डिग्री वाला है, आउट फेज भी क्या है ये 90 डिग्री वाला है, समझ गए मेरी बात को। तो एक साथ ना शिखर पर पहुंचे ना एक साथ न्यूनतम पर पहुंचे तो वो आपकी आउट फेज कहलाती है। चित्र में वोल्टेज तथा विद्युत धारा के शिखर मान पृथक पृथक है और साथ ही विद्युत धारा वोल्टेज से पाई अंश के अंतर के बाद शिखर मान पर पहुंचती है। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये है जी आपका वोल्टेज और ये क्या है जी ये आपकी धारा है। तो इसने कहा है कि जो क्या बोला इसने पृथक पृथक है, साथ ही विद्युत धारा ये वाली वोल्टेज से पाई अंतर के बाद क्योंकि ये तो यहाँ पहुंच गया अपने शिखर पर और ये शिखर पर पहुंचे तो कितने का डिफरेंस आ गया, पाई अंतर के बाद अपने शिखर मान पर पहुंची, पाई अंतर के बाद अपने कहां पर पहुंची है शिखर मान पर पहुंची। तो आउट फेज विद कितने डिग्री 90 डिग्री, ये है आउट फेज विद 90 डिग्री। अब यहां से
पिछले वाला जस्ट पढ़ना था, कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। क्वेश्चन पेपर में एक तो ये आ जाता है, कभी कभार वेव फॉर्म देके आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन लेगिंग है और कौन लीडिंग है। लेगिंग मतलब पीछे रहना और लीडिंग मतलब फ्रंट में आना। कौन लेगिंग है कौन लीडिंग है वो नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक तो ये शब्द आपका क्वाड्रेचर और दूसरा आपका एंटीफेज। तो पढ़िए, यदि दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर हो, दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में 90 डिग्री का फेज अंतर हो। 90 डिग्री का फेज अंतर का कैसे पता लगेगा कि भाई इन दोनों के बीच में साइन वेव है वो आउट ऑफ फेज जाएगी पहली बात तो, और डिफरेंस कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा। तो जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जी क्वाड्रेचर। क्या कहा जाता है, क्वाड्रेचर राशियां कहा जाता है। 90 डिग्री का अंतर हो, बस ये शब्द याद रख लेना। और जब दो इसी प्रकार से दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में अगर 180 90 डिग्री का फेज अंतर हो तो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेचर कहलाएगी। और जब दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच में 180 डिग्री का फेज अंतर हो, 180 डिग्री का फेज अंतर हो तो वो कहलाते हैं एंटी फेज राशियां। क्या कहलाती है जी, एंटी फेज राशियां। बस ये दो शब्द आपको याद रखना। 90 डिग्री का अंतर हो तो क्वाड्रेचर, दो प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती कौन सी राशि होगी, धारा और वोल्टेज। और 180 डिग्री का अंतर हो तो क्या कहलाएगी, एंटी फेज। क्या कहलाएगी, एंटी फेज कहलाएगी। और एक बात मैंने बोली थी आपको कि जब 90 डिग्री का अंतर होगा तो एक का अधिकतम दूसरे का न्यूनतम हो सकता है, ये बात मैंने बोली थी। चेक करते हैं जरा, ये मैंने ग्राफ के साथ क्यों लिया पता है, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। आप बताइए, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी अधिकतम है तो दूसरे की क्या बन रही है, न्यूनतम। यानी कि मैं मान लेता हूं ये जो ज्यादा आपको ब्लैक दिख रही है ये तो आपका वोल्टेज है, और जो थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है वो आपकी करंट है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कौन लीडिंग कर रहा है कौन लैगिंग कर रहा है। फिलहाल आप ये देखिए, आप देखिए एक डॉटेड लाइन में शो करूंगा, ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, आप देखोगे कि ये वाली जो वोल्टेज का अधिकतम है, वोल्टेज का अधिकतम जोर है वो धारा की न्यूनतम पे जा रहा है, ये देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से जब हमने वोल्टेज का न्यूनतम लिया, वोल्टेज का ये न्यूनतम लिया तो वो धारा के किस पे चला गया, अधिकतम पर। यही बात मैंने बोली थी कि भाई अगर ऐसा होता हो, ऐसा होता हो तो वो क्या कहलाता है, वो आप पीडीएफ में देखोगे आप यहाँ डॉट डॉट लाइन, लेकिन फिर आ रहा आपको पूरे वहां नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा ये मेरी जो कैमरा है ना वो दीवार से 12 फीट दूर है। आपको मैं लगता ही नजदीक हूँ। दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः दूनी 12, 12 से भी थोड़ा सा ज्यादा, 2-2 फीट की यहाँ टाइल्स है। तो मैं आपकी तरफ चल के आ रहा हूँ, मतलब एक कदम 2 फीट का तो होता ही है नॉर्मली इंसान का। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो मैंने कहा 12 से भी ज्यादा, देख लो इतना स्पेस है। तो इस वजह से ना वहाँ जो बोर्ड पे होता है ना तो वो थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है। ठीक है, तो कम वो चीज जो लाइट है वो कम दिखाई देती है, लाइट चीजें कम दिखाई देती है। तो जो पीडीएफ को पढ़ोगे तो अच्छे से समझ गए। 90 डिग्री का हो तो इसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जी क्वाड्रेचर। इंग्लिश वाला थोड़ा सा शब्द अच्छे से रहेगा, लिख देता हूँ, क्वाड, क्वाड, है ना, क्वाड्रेचर, क्वाड्रेचर कहा जाता है। और जब बिल्कुल बिल्कुल विपरीत हो, बिल्कुल विपरीत कैसे, भी इसका मैक्सिमम पॉजिटिव में और उसका मैक्सिमम नेगेटिव में। तो बताइए, ये आधा सर्कल यानी कि 90 डिग्री, आधा सर्कल 90 डिग्री, 180 डिग्री का सर्कल, और दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल 90 है। यानी कि हम देख पा रहे हैं, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि भी इसका जो पॉजिटिव जा रहा है, इसका जो पॉजिटिव जा रहा है ना, इसका जो पॉजिटिव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके, इधर से इसका जो मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है उसके मैक्सिमम नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बराबर है। हमने मान लिया कि लाइट वाली है, डार्क वाली है वो वोल्टेज है, और लाइट वाली जो धारा है, यानी कि वोल्टेज और धारा बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, एंटी है, विपरीत है। तो इसी वजह से साइन वेव का 180 डिग्री, 180%, 90% आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री लिखेंगे इसको, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम एंटी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, उसे हम एंटी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एंटी फेज कहते हैं। इसने ये परसेंटेज लिख रखा है, ये परसेंटेज नहीं आएगा, है ना, ये आएगा जी डिग्री, होगा परसेंटेज में किसी मायने में, लेकिन हमने तो उठाया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन पीडीएफ के लिए। और मेरे को ध्यान है कि जितना क्लास रिकॉर्ड करने में तो आपको पता है जितने मिनट की क्लास है उतने मिनट की आपकी वीडियो हो गई।
उतने मिनट मेरे को हो सकता है 5-7 मिनट मेरे को पीडीएफ सेट, लेकिन ये पीडीएफ बनाने में, सेट करने में 5-7 मिनट, बनाने में पता है एक क्लास की पीडीएफ बनाने में कम से कम मेरे को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। सोच के देखो कि भाई मैं अगर आपको 150 प्लस घंटे का सिलेबस दूँगा, 150 प्लस घंटे का सिलेबस दूँगा, तो 150 प्लस घंटे तो वो मैं पढ़ाऊँगा ही आपको सामने खड़ा होके। अब उन 150 प्लस घंटे में एक पीडीएफ को रिकॉर्ड करने में ढाई से 3 घंटा, ऑन एन एवरेज 3 घंटे है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आगे चल के आएँगे जिनमें डायग्राम ही डायग्राम है। तो 15 तिये 45, 450 घंटा मेरे को एक्स्ट्रा मेहनत कर, सोच सकते हो कि कितनी मेहनत का काम है। ठीक है? मेहनत इन द सेंस कि भाई बच्चों को याद हो क्लास के अंदर, लिखने वाले, क्योंकि बच्चे लिखने में रह जाते हैं। मैंने खुद से ये फ़ील की है बात, कि लिखने में फ़ोकस है, अच्छा नहीं लिखा गया, सुंदर नहीं लिखा गया, लाल पेन, नीला पेन, झंझट ही खत्म कर देते हैं। हम करेंगे मेहनत, आप बस पढ़ो, सिलेक्शन निकाल के लिए। ठीक है भाई? अब देख लेते हैं फेज़ डिफरेंस। फेज़ देख लिया हमने, फेज़ डिफरेंस, ये तो बात आपको अब याद ही हो गई। प्रत्यावर्ती राशियों द्वारा अलग-अलग समय पर शून्य से अधिकतम अथवा न्यूनतम मान पर, शून्य से अधिकतम तथा न्यूनतम मान पर उनके मध्य उत्पन्न समय अंतराल कालांतर कहलाता है। समय अंतराल क्या कहलाता है? कालांतर कहलाता है, और उसे हम फाई से, उसे हम किससे? फाई से इंडिकेट करते हैं, उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये कह रहा है कि अधिकतम पहुँचे, ये वाली अगर वोल्टेज है, ये वाली अगर वोल्टेज है, चलो पहली अब की बार धारा को बना देते हैं। पहले अब की बार किसको बना लेते हैं? धारा को बना लेते हैं। ये अगर धारा है, ठीक है? तो ये पहले पहुँच गई, तो वोल्टेज को पहुँचने में समय लगा, तो ये समय लगा, ये समय का अंतर हो गया। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं? फेज़ अंतर कहते हैं। ये धारा जो पहले अधिकतम पर पहुँची है, तो पहले न्यूनतम पर पहुँचेगी। ये जो बाद में अधिकतम पर पे पहुँचा है, तो उसे वो बाद में न्यूनतम पर पहुँचेगा। तो धारा पहले पहुँच गई, वोल्टेज आपका बाद में पहुँचा। बाद में पहुँचा तो कोई समय का अंतर हो गया, उसी समय के अंतर को हम क्या कहते हैं? फेज़ अंतर कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित। फेज़ अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। अब जो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, जो पहले पहुँचा है अधिकतम पर, वो पहले ही पहुँचेगा न्यूनतम पर। अब एक और सुनना, जो पहले पहुँचा है अधिकतम पर, तो वो पहले ही अपने रास्ते से चला, और जो पहले ही चलता है उसी को हम लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कहते हैं। कैसे? कैसे? या फिर अगले पेज पे लिखा ही पड़ा है, वहीं से समझाता हूँ। सुनो, अग्रगामी और पश्चिमगामी 2 राशियाँ होती हैं। अग्रगामी, अब जो शब्द बोल रहा हूँ उस पे सुनो। जो पहले पहुँचा अधिकतम पर, मैं यहाँ तुमको ये बता रहा हूँ कि यहाँ धारा पहले अधिकतम पर पहुँच गई। तो जो अधिकतम पर पहुँची है वोल्टेज बाद में अधिकतम पर पे पहुँचा है शिखर मान पर। तो जो पहले पहुँचा अधिकतम पर वो पहले ही न्यूनतम पर पहुँचेगा। भाई जो आज आज कोई मेरे से जो बड़ा है, आज मेरे से जो, ऐसे समझो, भाई मैं जब बच्चा था, तो मेरे से मेरा भाई बड़ा था 4 साल। तो वो जो 4 साल मेरे से पहले ही जवान होगा, और 4 साल मेरे पहले से ही मेरे से बूढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जवान मेरे से पहले हुआ, बूढ़ा भी मेरे से पहले हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म भी उसका मेरे से पहले ही हुआ होगा। समझ रहे हो ना आप? ठीक है? अब और कुछ भी समझाते हैं, लेकिन बहुत सारी यहाँ लड़कियाँ भी होगी जो क्लास देख रही हैं, तो इस वजह से इतना काफ़ी है। तो कहने का मतलब है जो अधिकतम पे पहुँचा पहले वही न्यूनतम पर, इसका मतलब उसने ही पहले स्टार्ट किया होगा। उसने ही पहले आपका स्टार्ट किया होगा, ठीक है? तो अब देखते हैं जी अग्रगामी और पश्चिमगामी। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि से, अग्रगामी की डेफिनेशन, अग्रगामी और पश्चिमगामी, है ना? ये एक वेव फॉर्म देके ना आपसे पूछ लिया जाता है, वेव फॉर्म देके। तो वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुँचे, पहले अपने शिखर मान। अब देखो इन दोनों राशियों में, ये है वोल्टेज और ये है धारा। कौन पहले? ये वोल्टेज आपको दिख रहा है कि पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे। इसका मतलब जो पहले शिखर मान पर पहुंचा होगा, तो उसने पहले चलना भी शुरू किया होगा, और जिसने पहले चलना शुरू किया होगा वो कहलाता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यानी कि आगे, मतलब ढाल बन के खड़ा होना। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मतलब किसी ग्रुप या दल का नेतृत्व करना। तो नेतृत्व करने वाला हमेशा क्या होता है? फ्रंट में होता है। तो वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा पहले अपने शिखर मान पर पहुंचे, अग्रगामी लीडिंग क्वांटिटी कहलाती है। आप आउट ऑफ फेज, अच्छा इन फेज होगा तो दोनों एक साथ ही चलती रहेगी, कोई पहले कोई पीछे स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर कोई राशि इन फेज होगी तो वो एक साथ ही चलेगी, आउट ऑफ फेज थोड़ी ना आगे लाएगी, एक साथ ही चली होगी कहीं। ठीक है, इन फेज वाला देख लेते हैं, एक साथ ही चली होगी और एक साथ ही वो खत्म करेगी। इन फेज वाली राशि कहाँ है? ये देखो, इन फेज वाली राशि है। आप कहोगे सर ये तो नहीं चल रही एक साथ,
यहाँ से देख लीजिए, इन फेज वाली है, उनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकता है, एक साथ चलेगी एक साथ ही खत्म होगी। यानी कि अग्रगामी और पश्चिमगामी का कॉन्सेप्ट एक तो ध्यान रखेंगे किसके अंदर आएगा, अग्रगामी और पश्चिमगामी का कॉन्सेप्ट आउट ऑफ फेज में आएगा। अग्रगामी और पश्चिमगामी का कॉन्सेप्ट किस में आएगा, तो हम कहेंगे इन फेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो एक साथ अधिकतम एक साथ न्यूनतम पर पहुंचती है, तो इसका मतलब एक साथ ही वो चुनने चलना स्टार्ट किया होगा। आपके इन फेज में कभी भी आपके लीडिंग और आपका लेगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो किसके अंदर आता है, आउट फेज के अंदर। आउट फेज के अंदर आपका किसका कॉन्सेप्ट होता है, आउट फेज के अंदर आपका लीडिंग का लीडिंग का और किसका, लेगिंग का कॉन्सेप्ट होता है। लीडिंग और लेगिंग का कॉन्सेप्ट होता है किसके अंदर, आपके आउट फेज के अंदर। किसके अंदर होता है जी, आउट फेज के अंदर होता है। इन फेज के अंदर आपके लीडिंग और लेगिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बोलो ये बात क्लियर होगी क्या, सिंपल सी बात है। आउट फेज वी तथा आई ग्राफ में वोल्टेज जो किसने पहले अधिकतम पर कौन पहुंचा है, वोल्टेज, तो इसने ही पहले चलना शुरू किया होगा। तो जो पहले चलता है वही पहले अधिकतम पर पहुंचता है, और जो पहले चलता है उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहते हैं, उसे अग्रगामी कहते हैं। तो वोल्टेज V पहले अधिकतम पर पहुंचा है तो पहले चलना शुरू किया होगा, तो V तथा I ग्राफ में वोल्टेज अग्रगामी राशि है। वोल्टेज आपका क्या है, अग्रगामी राशि है। अग्रगामी राशि मतलब लीडिंग, अग्रगामी मतलब लीडिंग क्वांटिटी है, लीड करना, लीडिंग क्वांटिटी है। बताइए समझ में आया क्या, यानी कि जिसने पहले चलना शुरू किया वही आपका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहलाए। ठीक है, सेम का सेम डिट्टो कॉपी, यही डायग्राम फिर से। पश्चिमगामी राशियां, पश्चिमगामी राशि मतलब जो भाई बाद में अधिकतम पर पे पहुंचा है बाद में न्यूनतम पर पहुंचेगा। आप बताओ, वही सेम का सेम डायग्राम। वोल्टेज पहले अधिकतम पर पे पहुंचा, वोल्टेज मैक्सिमम, बाद में कौन पहुंचा उस पर फोकस करते हैं, बाद में पहुंची आपकी धारा। पहले तो ये पहुंच गया, तो इसने बाद में ही चलना शुरू किया होगा, बाद में ही चलना शुरू किया होगा, बाद में ही चलना शुरू किया होगा। तो वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि के अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान तक पहुंचे, पश्चिमगामी राशि के नाम। आउट ऑफ फेज पश्चिमगामी है ना, आउट ऑफ फेज में, इन फेज में तो होता ही नहीं, आउट ऑफ फेज में ही होता है। तो आउट ऑफ फेज में वोल्टेज और आई के ग्राफ में धारा आपकी पश्चिमगामी राशि है, धारा आपकी क्या है, पश्चिमगामी राशि है। अच्छा एक चीज देख के बता सकते हो इन दोनों से, जब वोल्टेज का अधिकतम था तो धारा का न्यूनतम था, यानी आउट फेज तो है ही है, आउट ऑफ फेज तो है ही है, क्योंकि दोनों ने एक साथ चलना शुरू नहीं किया, आउट ऑफ फेज हो गया। लेकिन जिसका अधिकतम है दूसरे का न्यूनतम है, लेकिन तब उसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज 90 डिग्री है, उसको क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं, अभी पीछे पढ़ के आए ना, उसे हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन दो पेपर में आते हैं, उसे हम क्वाड्रेचर कहते हैं। क्वाड्रेचर, ई रह गया, ई रह क्या गया, ये हमने बैक करते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। और बिल्कुल अपोजिट हो तो उसे हम एंटी फेज कहते हैं, बिल्कुल अपोजिट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटी फेज कहते हैं। समझ में आ गया मेरी बात, यानी कि जो आपका लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है वो आपका अग्रगामी है, जो बाद में स्टार्ट किया है वो आपका पश्चिम, जो पहले स्टार्ट करेगा वो पहले पहुंचे। तो एक छोटा सी बात लिख देते हैं, पहले स्टार्ट करने वाला, पहले स्टार्ट करने वाला है ना, और पहले स्टार्ट करने वाला किस पे पहुंचेगा, पहले ही किस पे पहुंचेगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, और पहले ही किस पे पहुंचेगा, पहले ही वो जीरो एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा। यानी कि लिखना पड़ेगा ना पूरा, ये मैक्सिमम और जीरो से पहले स्टार्ट करने वाला, पहले सबसे पहले तो तब होता है ना जब बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ तो दो ही है। पहले स्टार्ट करने वाला पहले ही मैक्सिमम व पहले ही शून्य पर पहुंचता है। और ये सब जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीडिंग।
और बाद में स्टार्ट करने वाला, दूसरी लाइन को लिखने की जरूरत नहीं, कॉमन अंडरस्टूड हो गई। बाद में स्टार्ट करने वाला बाद में ही मैक्सिमम पर वह बाद में ही शून्य पर पहुंचता है और उसे हम क्या कहते हैं, लेगिंग कहते हैं। लीडिंग यानी कि अग्रगामी। ठीक है। अब बस ये लास्ट बट नोट, आप बताइए इन दोनों में कौन पहले स्टार्ट किया। तो इसके लिए क्या कहेंगे, राशि ए राशि बी से अग्रगामी है। फेज शिफ्ट 90 डिग्री। फेज शिफ्ट 90 डिग्री कैसे है, क्योंकि इसका अधिकतम इसका न्यूनतम है। फेज शिफ्ट 90 डिग्री यानी कि ए इज अहेड ऑफ बी, यानी ए आगे है, अग्रगामी है। दोनों बातें हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, ये आउट फेज है। आउट फेज क्यों है, ये क्यों है आउट फेज, क्योंकि एक का अधिकतम दूसरे का क्या है, न्यूनतम है। एक का अधिकतम और दूसरे का क्या है जी, न्यूनतम है। इस वजह से क्या है, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज। एक चीज तो पता लगी कि आउट फेज है, आउट ऑफ फेज बन रहा है। आउट ऑफ फेज क्यों बन रहा है, क्योंकि एक का अधिकतम दूसरे का न्यूनतम है। दूसरी बात, सबसे पहले स्टार्ट किसने किया, ए ने। तो ए जो राशि है वो लीडिंग है, इंग्लिश में तो लिखा ही पड़ेगा। ए राशि है वो अग्रगामी है, अग्रगामी। ठीक है, बी पश्चिमगामी हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए पहले किसने स्टार्ट किया है, बी ने। तो ये भी क्या है, आउट ऑफ फेज 90 डिग्री है। आउट ऑफ फेज कितने डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक का मैक्सिमम एक का न्यूनतम, ये भी क्या रहेगा, आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज है, और आउट ऑफ फेज में कितने डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात यहाँ कौन है, तो बी अहेड ऑफ ए, यानी कि बी राशि, कौन सी राशि, बी राशि आपकी क्या है, अग्रगामी है। तो कौन पश्चिमगामी हो जाएगी, ए राशि आपकी पश्चिमगामी हो जाएगी। दोनों के दोनों एक दूसरे के विपरीत है। आउट ऑफ फेज तो है, आउट ऑफ फेज तो है, लेकिन आउट ऑफ फेज में भी क्या है, एंटी आउट ऑफ फेज है। एंटी आउट ऑफ फेज है, क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब बताइए क्या कोई लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। तो पता है इसमें क्या कहेगा, इसमें कहा जाएगा मिरर इमेज, दर्पण इमेज, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों की दोनों वेवफॉर्म एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि ए व बी, ए व बी दर्पण इमेज, दर्पण है ना, इमेज पर, दर्पण प्रतिबिंब पर, दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ आप बताइए, आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही वो फॉर्म है। तो भाई इसी के अंदर तो आपकी धारा है और इसी के अंदर आपकी क्या है, इसी के अंदर आपकी डॉटेड वाला कोई पेन है क्या मेरे पास, इसी के अंदर आपकी धारा है और इसी के अंदर क्या है आपकी, बना देता हूँ डॉट डॉट करके, इसी के अंदर राशि ए है और इसी के अंदर राशि कौन है, बी है। यानी कि ए और बी दोनों इसी के अंदर है। अगर ए और बी दोनों इसी के अंदर है तो इसे क्या कहेंगे, आउट ऑफ फेज नहीं, इसे कहेंगे इन फेज। और इन फेज होगा तो फेज अंतर क्या रहेगा, 0 डिग्री। आउट ऑफ फेज में 90 90 और एनटी में कितना रहता है, 180। एटी में कितना रहता है, 180। तो ए और बी वेवफॉर्म आर परफेक्ट स्टेप टू ईच अदर, यानी कि दोनों के दोनों क्या है, ओवरलैप होती है, दोनों के दोनों परफेक्ट स्टेप टू ईच अदर। बस इसमें कुछ और लिखने की, एक ही वेवफॉर्म नजर आएगी, एक ही तरंग बनी। ठीक है भाई, अब इसके अलावा इन फेज और आउट फेज में तुमको कुछ देखने की, ठीक है, ये अब तुम्हारा मोर देन इनफ, मैंने मोर देन इनफ वो बता दिया।
एक चीज और भी कभी कभार दे के पूछ लेता है, उसका एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूँ मैं, कहोगे तो, लेकिन मैं रफली बता देता हूँ, पता है क्या होगा? वो ऐसे कहेगा, अब तुम बताना मेरे को, देख के बताना है तुमको, कौन अग्रगामी है कौन है। ये जैसे मैंने बोल दिया ए है, ये ए वेव फॉर्म है, ये बी वेव फॉर्म है, ये कौन सी वेव फॉर्म है? ये सी वेव फॉर्म। बताओ अग्रगामी कौन है? तो हम कहेंगे बी ए से अग्रगामी है, ये रफली पेज मैं डिलीट कर दूंगा, अग्रगामी है, देखने से पता चल रहा है। भाई जिसने पहले बी ए से अग्रगामी है, भाई ए साफ साफ दिख रहा है, पहले स्टार्ट किया है, ठीक है। फिर और बताओ, बताइए जरा, ए और सी में कौन है? तो हम कहेंगे कि सी, ए, सी, बस तुलना कर रहा हूं मैं, सी और ए की कर रहा हूं, अग्रगामी का तो एक लाइन लिख दिया, सी ए से पश्चिगामी। भाई तुम देख के बता सकते हो कि नहीं बता सकते? भाई जिसने पहले स्टार्ट किया वो उसने पहले खत्म किया होगा। तो ये बेफालतू की बात थी, इस पे कोई हम एक्स्ट्रा चीज नहीं उठाएंगे, बस हमने समझा दिया यहाँ आपको अच्छे से, ये काफी है, ये काफी नहीं, मोर देन इनफ है, इतना अगर कर लेते हो तो बहुत काम कर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी थी, और भाई किसी को कंप्लीट और फाउंडेशन बैच करना हो तो आप हमारी ऐप पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, बिल्कुल जीरो से छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाएगा और समझाया जाएगा और याद भी कर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।